कि शिक्षा कोई कमोडिटी नहीं है। इसमें बहुत सारे ऐसे बुक्स मटेरियल आए हैं, बहुत सारे बुक्स हैं जिसमें लोग इन पे तो बात कर रहे हैं कि एज ए एस्पिरेंट उन्हें क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उन्हें यूज़ करनी चाहिए, क्या क्या उन्हें सीखने की आवश्यकता है। बट कोई उन चीज़ों पे नहीं बात कर रहा है जो कि एज ए एस्पिरेंट उन्हें नहीं करनी चाहिए। कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें अवॉइड करनी चाहिए। वी शुड वर्क हार्ड इन अ स्मार्टर वे। आप जानते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी ये सब एक ऐसे विषय हैं जिस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 5 से 6 घंटे रोज पढ़ रहे हैं कि मेंटोरशिप का क्या रोल रहता है, क्या मेंटोरशिप काफी ज्यादा जरूरी है प्रीलिम्स के भी टाइम पे? महाभारत में भी द्रोणाचार्य जो है गुरु रहे, एकलव्य के भी रहे, अर्जुन के भी रहे। तो कोई ना कोई मेंटर होना चाहिए जो आपको सही और गलत के बीच का भेद बता सके। बिल्कुल। क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। बेटर है कि एक किताब को हम 4 बार पढ़ें, इससे अच्छी 4 किताब पढ़ें। जब जागो तभी सवेरा। हमें अपना सेल्फ रिस्पेक्ट समझना पड़ेगा कि ठीक है उस समय नहीं बन पाए, अब हम बनेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी टॉक्स का एक स्पेशल सेगमेंट जहां हम सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि उन तजुर्बों को समझते हैं जो कि कामयाबी की बुनियाद बनते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत है जिनको सुनना हजारों एस्पिरेंट्स के लिए एक सबक है। श्री गिरवल दयाल सिंह सर 2008 बैच के IAS ऑफिसर और फिलहाल तिरहुत पारामंडल बिहार के कमिश्नर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रयागराज की मिट्टी से निकलकर देश की सबसे ऊंची और सामान्य सेवा तक का सफर तय करने वाले सर ने UPSC एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 51 हासिल की थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सर ने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव में 395 मार्क्स लाकर एक बेमिसाल रिकॉर्ड बनाया जो आज भी हर एस्पिरेंट्स, हर स्टूडेंट के लिए एक मिसाल है। सर, आज के इस पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज के इस पॉडकास्ट की शुरुआत में ऐसे सवाल से करना चाहूंगी जो कि हजारों एस्पिरेंट्स के मन में है। सर, जैसे कि जुलाई 26 को BPSC प्रीलिम्स के एग्जाम होने वाला है। ऐसे में वक्त काफी कम है और प्रेशर काफी ज्यादा है। ऐसे में एन वक्त पे टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताइए, कैसा मंत्रा बताइए जो कि एस्पिरेंट्स को काफी ज्यादा हेल्पफुल हो ताकि वो एन टाइम पे प्रिपरेशन कर सके। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं सबसे पहले तो सभी जो हमारे अभ्यर्थी हैं जो BPSC का एग्जाम देने जा रहे हैं उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। और मैं शुरुआत इसी बात से कहता हूं कि कोई भी कार्य इस दुनिया में असंभव नहीं है। और जब एक बार लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ और पूरी तैयारी के साथ जब किसी काम को हम करते हैं, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो, तो हमें निश्चित रूप से सफलता मिलती है। जहां तक बात रही, चूंकि आप जानती हैं कि फॉर्म आने वाला है और उसके बाद जो है प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, फिर मेंस का होगा, फिर इंटरव्यू। तो मैं अपने विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि जो पूरी BPSC की तैयारी होती है तो उसमें आप जानते हैं कि पहले प्रीलिम्स होता है। अब तो केवल प्रीलिम्स में जो है केवल ऑप्शनल पेपर अब तो रहे नहीं, केवल GS के क्वेश्चंस होते हैं। और मेंस में बताना चाहूंगा कि 2 पेपर जो है वो हमारा जो है वो GS का होता है और एक पेपर जो है essay का होता है। को 900 नंबर का होता है, 300 नंबर के, और 120 नंबर जो है इंटरव्यू के होते हैं। मेरा मानना सबसे पहले तो जब हमारा विद्यार्थी इस बात की गांठ बांध लेता है कि मैं परीक्षा में शामिल होना है, तो मुझे लगता है कि आधी जो है रास्ता तो पार कर चुका है। जी। अब आवश्यकता इस बात की है कि तैयारी जो है उसको स्ट्रेटजी के साथ की जाए। मुझे लगता है कि 6 महीने की तैयारी पर्याप्त होती है अगर पूरी निष्ठा के साथ और एक हम टाइम मैनेजमेंट के साथ करें तो 6 से 8 महीने की तैयारी बहुत होती है। अब यहाँ पर कई बार मैं चाहूंगा हमारे विद्यार्थी जो सुन रहे हैं, जो तैयारी है वो होलिस्टिक होनी चाहिए। यानी कि प्रीलिम्स की तैयारी, उसके साथ साथ मेंस की तैयारी और कदाचित इंटरव्यू की भी तैयारी एक साथ ही होनी चाहिए। जो आप जानते हैं कि अब तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का उस तरह से महत्व रहा नहीं और प्रीलिम्स में सिर्फ GS ही पूछा जाता है। मुझे लगता है कि जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 5 से 6 घंटे रोज पढ़ रहे हैं और आप 3 महीने का समय मोटा मोटा GS के लिए दे रहे हैं, दैट शुड बी सफिशिएंट। और इसमें जनरल स्टडीज के साथ साथ आप जानते हैं कि बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मैं विद्यार्थियों को चाहूंगा कि बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस को भी आप अच्छे ढंग से पढ़ें। उसके लिए बहुत सारी प्रमाणिक पुस्तकें भी मिलती हैं। और जनरल स्टडीज के लिए आप जानते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी ये सब एक ऐसे विषय हैं जिस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। अब मैं चूंकि आपने प्रश्न पूछा है तो अपने सभी जो विद्यार्थी और दर्शक है बता दूं कि अब जो ट्रेंड है, पहले UPSC में वो ट्रेंड था, अभी भी है, अब BPSC में वो ट्रेंड आने लगा है
कि अब क्वेश्चन जो है वो इंटरलिंक्ड पूछे जाते हैं, यानी कि कोई भी क्वेश्चन अब प्योर एक भाषा का, एक विषय का नहीं हो सकता। उदाहरण के रूप में मान लीजिए आपने इंडियन पॉलिटी से कोई क्वेश्चन पूछा कि भाई आर्टिकल 14 क्या है, तो अब क्वेश्चन है कि आर्टिकल 14 जो है देश की सामाजिक व्यवस्था में किस प्रकार से सहायक है। तो अब देखेंगे कि ये क्वेश्चन पॉलिटी का भी है, कहीं ना कहीं सोशल सिस्टम पर भी है। ज्योग्राफी क्वेश्चन के साथ इकोनॉमी से क्वेश्चन जुड़ जाते हैं। तो अब जो तैयारी है वो होलिस्टिक होनी चाहिए, और मैं चाहूंगा कि विद्यार्थी कम से कम एक बार जो भी आपकी बेसिक बुक्स हैं, आप कोचिंग पढ़ रहे हैं वहां से एनसीईआरटी किताबें पढ़ रहे हैं, तो एक बार एनसीईआरटी की सभी पुस्तकों को एक बार आप अच्छे ढंग से पढ़ लें, और उसके बाद बहुत सारी रेफरेंस बुक्स आती हैं जिसकी आप तैयारी में सहायता ले सकते हैं। जी सर आपने बहुत सही बात बोली है कि 6 महीने के लिए तो खैर काफी है अगर वो प्रीलिम्स के लिए वो एग्जाम देना चाहते हैं। साथ ही साथ में जैसे कि आपने मेंशन करा कि बस प्रीलिम्स का ना सोचकर मेंस और इंटरव्यू की भी तैयारी उन्हें पहले से ही स्टार्ट करनी चाहिए। सर ऐसे में मुझे ये जानना है कि मेंटोरशिप का क्या रोल रहता है? क्या मेंटोरशिप काफी ज्यादा जरूरी है प्रीलिम्स के भी टाइम पे, या फिर मेंटोरशिप का जो मेन रोल है वो मेंस और फिर इंटरव्यू के टाइम पे ज्यादा काम आता है? देखिए, आप लोग जानते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है, और छोटे क्लास में भी हम लोग देखा होगा कि हम जब पढ़ते थे तो गुरुजन लोग विद्या देते हैं। समाज में भी देखिए, पहले गृहस्थ आश्रम से पहले जो है वो आश्रम हुआ करता था जहाँ पे हम लोग जाते थे और पढ़ते थे। महाभारत में भी द्रोणाचार्य जो है गुरु रहे, एकलव्य के भी रहे, अर्जुन के भी रहे। तो कोई ना कोई मेंटर होना चाहिए जो आपको सही और गलत के बीच का भेद बता सके। बिल्कुल। क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये सब बातों के बारे में एक प्रकार से डिस्कशन हो सके। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, गुरु माता पिता भी हो सकते हैं, कोई शिक्षक भी हो सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि तैयारी जो सिविल सर्विसेज की होती है बड़ी क्लिष्ट होती है। इसमें न केवल यह जानना जरूरी होता है कि हमें कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और समय समय पर जो हम कहीं कहीं आप जानते हो, जिसे हम लोग इंग्लिश में फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, क्योंकि दबाव हो जाता है हमें क्या पढ़ना है ना? तो वो सब चीजों को समझने के लिए और आपको एक हमेशा मोटिवेट करने के लिए कि जब तक सफलता हमें ना मिल जाए तब तक हमें तैयारी करनी है, इसके लिए किसी एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है जो आपके साथ रहे। अब इसको मेंटर भी कह सकते हैं, आप गुरु भी कह सकते हैं, मैंने कहा माता पिता भी हो सकते हैं, आपका मित्र भी हो सकता है, कोई शिक्षक भी हो सकता है, लेकिन होना चाहिए। और मेरा तो मानना है कुल तैयारी क्रम में नहीं, जीवन भर ऐसा हो जो आपको सही गलत का अंतर कला सके। जीवन में आप आगे भी, तैयारी के बाद भी, सिलेक्शन के बाद भी बहुत सी चीजें होती हैं, तो सही गलत का भेद कर सके, तो मेरा मानना है कि मेंटरशिप की आवश्यकता होती है। सर जैसे कि हमने मेंटरशिप की तो बात कर ली, अभी अगर मैं मार्केट की बात करूं तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे बुक्स मटेरियल आए हैं, बहुत सारे बुक्स हैं जिसमें लोग इन पे तो बात कर रहे हैं कि एज ए एस्पिरेंट उन्हें क्या करना चाहिए, क्या क्या चीजें उन्हें यूज करनी चाहिए, क्या क्या उन्हें सीखने की आवश्यकता है, बट कोई उन चीजों पे नहीं बात कर रहा जो कि एज ए एस्पिरेंट उन्हें नहीं करनी चाहिए। कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उन्हें अवॉइड करनी चाहिए। सर आप उन चीजों के बारे में बताइए कि क्या क्या ऐसी चीजें जिसका ध्यान उन्हें रखना चाहिए और उन चीजों को उन्हें निग्लेक्ट करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए थ्रू आउट द जर्नी। जी देखिए, मैं इसमें बताना चाहूंगा कि शिक्षा कोई कमोडिटी नहीं है। अब आपने जैसे बहुत सही बात कहा कि अब तो ऑनलाइन का जमाना है, मार्केट में ऑनलाइन यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर बहुत सारे ऐसे मटेरियल आ गए हैं जो बच्चों को भ्रमित करते हैं, और आप देखें बड़ी चार्मिंग टाइप के होते हैं, उनको लगता है पढ़ने के बाद कि बड़ा अच्छा हो जाता है, लेकिन पढ़ाई जो है बहुत कठिन काम होता है। तो मैं चाहूंगा कि इलिमिनेशन मेथड जो होता है, बहुत आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अब हमें समझना पड़ेगा और अपने बुद्धि समझना पड़ेगा कि कौन सा मटेरियल हमें पढ़ना है और किसका परित्याग करना है। और मैं विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि आज के समय में कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे मार्केट में ऐसे प्रकाशन होते हैं जो कहते हैं बहुत कम दाम में चीजें उपलब्ध कराएंगे। देखिए, धन तो आता जाता रहता है, लेकिन समय एक बार बर्बाद हो गया तो नहीं आएगा। और जो उम्र है हमारी पढ़ने की, अगर हमने 2 साल वेस्ट कर दिए गलत मटेरियल को पढ़ करके, तो उसकी क्षमा नहीं है, उसका हम जो है आउटकम नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए मुझे बहुत जरूरी है, मानना चाहूंगा, और जो हमारे पेरेंट्स सुन रहे हैं उनके लिए भी, कि गुणवत्ता युक्त मटेरियल जो है बच्चे पढ़ें और जो ऑथेंटिक हो, ताकि कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके और उनकी जो समझ है वो उससे विकसित हो। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें समझना पड़ेगा कि किस मटेरियल को पढ़ना है और किसको हमें छोड़ना है।
जी सर, बिल्कुल। सर जैसे कि आज भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि फोकस करते हैं हार्ड वर्क पे, ना कि स्मार्ट वर्क जी पे। तो जी। आपके अकॉर्डिंग आज के यूथ को, आज के एस्पिरेंट्स को किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? क्या वो प्रीवियस मेथड यूज़ करके या तो वो हार्ड वर्क करे या फिर स्मार्ट वर्क स्ट्रैटेजी को यूज़ करके वो सिविल जी सर्विसेज की तैयारी करे? देखिए, मैं कहूंगा कि वी शुड वर्क हार्ड इन अ स्मार्टर वे। जी सर, यानी कि हार्ड वर्क जो हम कर रहे हैं उसको स्मार्ट ढंग से करें। बिल्कुल। देखिए, सफलता का शॉर्टकट नहीं होता है। जी। सफलता एक ऐसी चीज है जो हमें लगातार प्रयास करना पड़ेगा, और कोई कहे कि हम सिविल सर्विसेज एग्जाम में जो है गेस कर लेंगे, मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं। जी। इसलिए क्या जो है वो इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, इसको छोड़ते हुए हमें पूरा सिलेबस जो है उसको कवर करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, उसको स्मार्ट ढंग से, यानी कि कम मेहनत में अधिक से अधिक सिलेबस को कवर कर सकें। इसके लिए आप जो है किसी का गाइडेंस ले सकते हैं, अच्छे मटेरियल को जिसमें कि कम चीजों में अधिक चीजों को बताया जा सके, कम शब्दों में, है ना, कम वर्ड्स में, जी सर। उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन स्मार्ट वे में, यानी क्या चीज को छोड़ना है, किसको पढ़ना है, किस ढंग से पढ़ना है, और आपसी समझ विकसित करते हुए कि केवल हम रटे नहीं बल्कि उसको अंडरस्टैंड करें, क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जाम में अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस ढंग से हम अंडरस्टैंड करते हुए चीजों को पढ़ें, तो मुझे लगता है कि सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमेगी। बिल्कुल सर। सर जैसा कि आपने अभी स्टडी मटेरियल्स के बारे में बात करा, तो सर क्या हम जान सकते हैं कि ऐसा कौन-कौन सा स्टडी मटेरियल्स है या कोई ऐसा बुक है जिस पे वो ज़्यादा फोकस करके उन चीज़ों को वो पढ़ सके? मेरा मानना है कि एनसीईआरटी की जो किताबें होती हैं, दे शुड वर्क एज अ बेस। और एनसीईआरटी बहुत महंगी भी नहीं मिलती है। अब आप देखेंगे मार्केट में रेफरेंस बुक बड़ी महंगी मिलती है, जी सर। और उसके जो प्रकाशक है, पब्लिशर हैं, उन्होंने बहुत कॉस्टली उसका नाम जो है बहुत कॉस्टली रखा है। जी सर। तो मेरा मानना है विद्यार्थियों को कि एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, दे शुड मेक द बेस ऑफ दैट, और क्लास 6 से लेकर 12 तक की जो एनसीईआरटी किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। जिन विद्यार्थियों का बैकग्राउंड अच्छा है, थोड़ा सा अब अच्छा इन द सेंस कि उनको अगर बेसिक नॉलेज है, तो दे कैन डू फ्रॉम 9 to 12, लेकिन 6 to 12 पढ़ना चाहिए। और एनसीईआरटी किताबों को बेस बनाने के बाद बहुत सारी मार्केट में ऐसी किताबें आती हैं जो रेफरेंस बुक होती हैं। अब मैं किसी स्पेसिफिक प्रकाशक का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एनसीईआरटी अगर आप फॉलो करें तो काफी हद तक सफलता आपको मिलेगी। सर अभी तक तो हमने बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में बात कर ली कि कैसे हमें पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे एस्पिरेंट्स कम टाइम में तैयारी कर सके। बट अब यूपीएससी के भी एग्जाम्स आने वाले हैं जी, और आप भी यूपीएससी बैकग्राउंड के ही हैं, तो सर क्या आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ हमें बता सकते हैं, और अभी के एस्पिरेंट्स को आप एक ऐसा सजेशन दे सकते हैं कि वो अपनी यूपीएससी जर्नी की तैयारी कैसे करें? देखिए, मेरे फादर जब मैं तैयारी करता था तो ऑब्वियस है कि नौकरी के अवसर बड़े संकुचित हैं। तो मैं तो कभी नहीं कहूंगा कि सिर्फ आपको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। स्टेट सर्विसेज भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, अच्छी सर्विसेज होती हैं, तो वी शुड ऑलवेज गो फॉर स्टेट सर्विसेज आल्सो। चाहे बिहार के विद्यार्थी हो, बिहार में कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कर रहे हो, इवन बिहार के लोग यूपी का भी देते हैं, यूपी के लोग बिहार का भी देते हैं। सबका पैटर्न लगभग एक ही जैसा होता है। लेकिन मेरे फादर हमेशा कहते थे कि व्हेन देयर इज अ फाइट बिटवीन बुल एंड ऑक्स, तो बुल एंड एलिफेंट, सॉरी, तो बुल और एलिफेंट के भी जब फाइट होगी तो हमारा जो एलिफेंट कितना भी छोटा हो, पतला हो, जीतेगा जरूर। तो वही चीज तैयारी के संदर्भ में भी है। हम अपने लेवल को क्यों ना अच्छा रखें, ऊंचा रखें, और मैं तो कहूंगा कि ऊंचा नहीं रखें, दे शुड ट्राई फॉर यूपीएससी। बट मान लीजिए किसी कारण से सबका तो होगा नहीं हो पाता है, तो कोई बात नहीं, स्टेट सर्विसेज भी अच्छी है। लेकिन हम अभी से ये सोच के चले कि नहीं हमें स्टेट सर्विसेज ही करनी है, तो फिर स्टेट सर्विसेज की तैयारी करने में थोड़ी समस्या उत्पन्न होगी। जी, तो लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखना चाहिए और निश्चित रूप से उसका सफलता मिलेगी। मेरा मानना है कि यूपीएससी माने सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है उसमें और जो स्टेट सर्विसेज सिलेबस है उसमें बहुत अंतर नहीं होता है। जी, बीपीएससी के एग्जाम में बिहार की स्पेसिफिक चीजें ज्यादा आती हैं, नो डाउट, लेकिन यूपीएससी की तैयारी में भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हमको एडिशनल थोड़ा पढ़ना पड़ता है। और ऑब्वियस है, स्वाभाविक है कि वह कठिन परीक्षा है, भारत विश्व की सबसे कठिन परीक्षा है, तो इसमें तो समय देना पड़ेगा। लेकिन मैं हमेशा अपने जो दर्शक हैं, विद्यार्थी हैं, उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा और उनको सलाह दूंगा कि उनको तैयारी सिविल सर्विसेज में
यूपीएससी की भी सर्विसेज करनी चाहिए और साथ ही साथ स्टेट सर्विसेज की भी करनी चाहिए। सर जैसा कि आपने बताया कि ये विश्व की सबसे कठिन परीक्षा है। जी 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 सर ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स है जो कि स्टार्टिंग में ही फर्स्ट ही फेज पे वो हार मान जाते हैं जी। ऐसे पे आप उन्हें क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे अटेम्प्ट के बाद भी वो फेल हो जाते हैं देखिए, और फिर वो दोबारा अटेम्प्ट करने जी की जी जी फिर उनकी इच्छा ही मर जाती है। ऐसे में आप उन लोगों को, उन एस्पिरेंट्स जी। को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि माता पिता ने आपको जन्म दिया है, मानव के रूप में आपका जन्म मिला है, तो किसी विशेष कार्य को करने के लिए आप हैं और बैड लक अपने आप में कुछ नहीं होता है। अगर माता पिता आपके साथ हैं, इतना वो अफोर्ड कर पा रहे हैं कि आप शहर में मान लीजिए रह रहे हैं या गांव में भी रह रहे हैं, आपको खाने को ठीक ठाक मिल जा रहा है, आपके सर के ऊपर छत है, जी सर, तो मुझे नहीं लगता है कि समय का सदुपयोग अगर आप करेंगे तो सफलता आपको नहीं मिलेगी। और मैं हमेशा ही कहूंगा कि हमेशा तूफान जब भी आता है तो पैर हमेशा दबाए रखना चाहिए, बिल्कुल गाड़ के रखना चाहिए जी सर, और लगातार प्रयास करना चाहिए और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जो कहते हैं कि असंभव जो है कुछ नहीं होता है, केवल मरे को आप जिंदा नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि बच्चे जो हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। अगर डिमोटिवेट होते भी हैं तो उठिए और तैयारी करिए और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मैं तो इतना ही कहूंगा। जी सर। सर क्या आपके भी यूपीएससी के जर्नी में कभी ऐसा फेज आया जिसमें आप काफी ज्यादा डिमोरलाइज हो गए? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं आया। मैंने फर्स्ट टाइम जब दिया तो मेरा प्रीलिम्स से भी नहीं हुआ, मेंस की तो बात ही छोड़िए। अब मुझे लगा कि ये तो भाई होगा कि नहीं। तो मुझे याद है कि मैंने आपने अपने भी वर्ड यूज किया, मेंटर। हमारे भी एक मेंटर हुआ करते थे, मैं यहाँ नाम लेना ठीक नहीं है उनका, है ना। उन्होंने मुझसे कहा कि चिंता नहीं करो, अब व्हेन अदर्स कैन डू व्हाई नॉट यू। मुझे याद है मेरे फादर ने मुझसे कहा व्हेन अदर्स कैन डू व्हाई नॉट यू। और मैं आपको एक चीज और बताऊं जो विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं चाहे सिविल सर्विस में यूपीएससी का एग्जाम हो चाहे बीपीएससी का हो, एक बार प्रीलिम्स में आपका नहीं हुआ तो फिर वो अगला साइकिल तो 1 साल बाद या 8 महीने 10 महीने बाद आता है। जी। अब लगातार उस 10 महीने तक आपको जो है अपनी कंटिन्यूटी को, अपने टेम्पो को, अपने एंथुसियाज्म को मेंटेन कर पाना बहुत कठिन काम होता है। जी सर। और वहां पर जरूर कोई ना कोई ऐसा मेंटर चाहिए, परिवार कोई व्यक्ति चाहिए जो आपको हमेशा उत्साहित करता रहे, और नहीं तो फिर आपको खुद उत्साहित होना है। लेकिन सफलता तो आपको पानी ही है। और मैं चाहूंगा कि जब एक बार लक्ष्य आपने बना लिया तो फिर प्रयास करते रहना चाहिए। अब तो 6 अटेम्प्ट यूपीएससी जनरल में देने लगा है, स्टेट सर्विसेज में भी अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एज फैक्टर है। तो कुल मिलाकर के मुझे अगर लगता है कि अगर आपने इसको बीड़ा उठा लिया है, सर को ओखल में दे दिया है, तब डरना नहीं चाहिए। और जब तक सफलता ना मिले तब तक प्रयास करने चाहिए। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप मान लीजिए गाँव से शहर आए हैं या कहीं कमरे लेकर के पढ़ रहे हैं, तो भले ही आप सैड हैं, लेकिन जब उल्टी दिशा में अपने घर पे जाइएगा तो हैप्पी जाइएगा और उसी उत्साह के साथ पढ़िए। और याद रखिए कि आपकी सफलता के लिए बहुत लोग जो है नजरें गड़ा करके देख रहे हैं, और उसमें आपकी माता जी भी हैं, आपके पिताजी भी हैं। तो दैट विल बी द बिगेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू योर मदर। इसके लिए पढ़ना चाहिए और निश्चित रूप से आप सफलता आपको प्राप्त होगी। जी सर, आपने बहुत ही सही बात बोली। हर एक अटेम्प्ट या फेल के चलते उन्हें डिमोटिवेट ना होकर के उसको एज अ पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। जी जी सर, मुझे आपसे ये जानना है कि सर आपने अपने टाइम पे कौन सी स्ट्रैटेजीज कौन से स्ट्रैटेजीज को आपने फॉलो करा था, स्पेशली अपने एग्जाम प्रिपरेशन में, जो कि काफी ज्यादा बेनिफिशियल जी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट था कि हम तो हमेशा कहते हैं और मैंने भी इसको फॉलो किया था कि देयर शुड बी इंटीग्रेटेड अप्रोच, मतलब एकीकृत प्रकार की अप्रोच होनी चाहिए, जहाँ पे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में कोई आपको जो है यूपीएससी में तो उसको पर्सनालिटी टेस्ट कहा जाता था। एक ही चीज बड़ा मोटा है कि उसमें एक प्रकार से एक साथ तैयारी करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि प्रीलिम्स की तैयारी के संदर्भ के क्रम में ही अगर आप मेंस की भी तैयारी कर लेते हैं तो इससे 2 फायदा होता है। एक तो फायदा ये होता है कि प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव आते हैं, तो उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए आप मेंस की जो तैयारी आप कर रहे हैं उसको सॉल्व कर पाएंगे। और दूसरी बात ये होगा कि जब मेंस का आपका निकल गया आपका प्रीलिम, क्योंकि मेंस में समय काफी कम 2 महीने 3 महीने का होता है, तो उस समय आपको जो है एक एडिशनल आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। तो मेरा मानना है कि तो इंटीग्रेट अप्रोच करना चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखिए आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा कि इसे कहा जाता था कि डायरी राइटिंग लोग लिखते थे। पहले मुझे याद है फादर पैसे देते थे, लिखते थे दिन भर में कितना खर्च हुआ। तो एक वर्ड होता है जिसमें कहा जाता है कि हम
जो है ऑडिट करें अपने समय को। देखिए टाइम मैनेजमेंट एक वर्ड होता है, टाइम मैनेजमेंट का तो ये होता है कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है, तो अब उस 10 घंटे में कितना आपने जीएस पढ़ना है, तो ऑप्शनल स्टेट में नहीं होने लगा, यूपीएससी के एग्जाम में है तो आपको कितना ऑप्शनल पढ़ना है, या जीएस में भी आपने हिस्ट्री कितना पढ़ना है, ज्योग्राफी कितना पढ़ना है, इकोनॉमिक्स कितना पढ़ना है। लेकिन एक उससे अच्छा बहुत वर्ड होता है टाइम ऑडिट, हाउ मच टाइम आई हैव वेस्टेड। तो मैं चाहूंगा विद्यार्थियों से कि आप रोज इस चीज का चिंतन करें कि मान लीजिए आपके पास 24 घंटे का समय है और आपको अगर 8 घंटे सोना है, 16 घंटे का समय है, ठीक है, आप कहीं कोचिंग पढ़ रहे हैं, कहीं कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उसको छोड़ने के बाद आपने कितना समय वेस्ट किया है। तो टाइम मैनेजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम ऑडिट का है। और एक बार जब आप सोचेंगे कि भाई आज मैंने 4 घंटे टाइम वेस्ट किया, अगले दिन से वो कम होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब आप टाइम वेस्ट करना काफी कम कर देंगे। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। और दूसरा एक वर्ड होता है मॉरल इंटीग्रिटी। आप अपनी पढ़ाई के प्रति 100% जो है आश्वस्त रहें और क्लियर रहें। एक मैं हमेशा मानता हूं कि 2 नाव में सवार व्यक्ति जो है मंजिल तक नहीं पहुंचता है। जी सर। तो आपको अगर सिविल सर्विस तैयारी करनी है तो देयर शुड बी ओनली वन गोल। आप ये सोचिए कि नहीं भाई नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम जो है बीएड कर लेंगे, पीएचडी कर लेंगे, नेट क्वालिफाई कर लेंगे, तो फिर होता क्या है कि फिर हम जो है दिग्भ्रमित हो जाते हैं, हम अपने ट्रैक से हट जाते हैं। तो इसलिए जब आप तैयारी कर रहे हैं तो देयर शुड बी ओनली वन टारगेट। ठीक है, नहीं होगा देखा जाएगा, तैयारी क्रम में सिर्फ एक ही चीज होना चाहिए कि हमें सिलेक्शन लेना है। और जैसे अर्जुन ने कहा कि भाई हमें मछली की आंख दिख रही है, उसको स्वयंवर में आपने सुना होगा, किसी ने कहा कि हमें पूरी मछली की पूरी बॉडी दिख रही है, किसी ने कहा पूंछ दिख रही है, पर तीर तो नहीं लगाना था उसकी आंख पर। तो अर्जुन ने जैसे कहा कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे सिर्फ जो है मछली की आंख दिख रही है, वैसे ही आपको भी मेरिट में अपना स्थान दिखना चाहिए। जी सर। सर टारगेट एक ही रहना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर थ्रू आउट योर जर्नी आपने सेल्फ स्टडीज को कितना ज्यादा वैल्यू दिया था? आपने सेल्फ स्टडीज के लिए आप कैसे टाइम निकाल पाते थे? देखिए अंडरस्टैंडिंग का बड़ा महत्व होता है। आप किसी चीज को समझ के अगर समझ के विकसित करते हैं तो फिर वो आपको आसानी हो जाती है। कई ऐसे विषय थे, मुझे मैथ्स में काफी डर लगता था और मैथ्स को समझना कठिन होता। मुझे आज भी याद है प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में नहीं कर पाता था, प्रीलिम्स में आते हैं, प्रायिकता हिंदी में बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन होता है ना, बॉल एक दराज में 3 कलर की बॉल है, रेड आने की संभावना क्या है। तो शुरू से मैथ्स में बहुत अच्छा मैं नहीं था। तो जो स्वॉट एनालिसिस होता है, स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, तो कहावत भी है कि अपने स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग करिए। मैं हिस्ट्री में मुझे इंटरेस्ट था, ज्योग्राफी में इंटरेस्ट था, मुझे करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट था, पॉलिटी में इंटरेस्ट था, तो मैंने उसको और स्ट्रॉन्ग किया। तो मेरा मानना है कि अपनी वीकनेस को तो कम करने का प्रयास करना ही चाहिए, लेकिन जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो सेल्फ स्टडी तो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। विवेकानंद कहते भी थे कि बिलीव इन योरसेल्फ। जैसे आपने सुना होगा कि जब अर्जुन का स्वयंवर था तो बहुत सारे महारथी लोग आए थे। किसी ने कहा कि भाई मुझे पूरी मछली की बॉडी दिख रही है, किसी ने कहा मुझे पूंछ दिख रही है, लेकिन तीर तो लगाना था उसकी आंख पर। तो अर्जुन ने कहा कि मुझे सिर्फ जो है मछली की आंख दिख रही है। वैसे ही मैं चाहूंगा कि हमारे विद्यार्थी लोग संकल्प लें कि उनको भी मेरिट सूची में अपना स्थान दिखना चाहिए, यानी कि जो उनका लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए दे शुड फील। मैं चीज और कहूंगा, जैसे हम लोग होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, वैसे ही हमें पढ़ाई का भी उत्सव मनाना चाहिए। हमें पढ़ाई को बोझ नहीं समझना चाहिए, हमें उत्सव समझना चाहिए। और वो उत्सव जिसमें लास्ट में जैसे नहीं होता था कि होली के समय उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है लोग गुजिया खाते थे, हैं, दिवाली के समय भी घरों में पटाखे वटाखे जलाने के बाद भोज होता था, हैं, परिवार के लोग। वैसे ही हमारी जो अंतिम आहुति तब होगी जब हमारा सिलेक्शन होगा। तो पूरी पढ़ाई को सेलिब्रेट करना चाहिए। रोज आप जब उठें और तैयार हो जाएं पढ़ाई के लिए, तो पूरी पढ़ाई को हमें लगे कि हाँ अब अच्छे दिन जब आएंगे हमारे पढ़ाई के, तो हम इसके लिए अच्छी तैयारी करें। और मुझे लगता है कि कोई भी काम कठिन नहीं होता है, पूरी तन्मयता के साथ अगर इसको पढ़ा जाए तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जी सर। सर जैसा कि अभी हमने सेल्फ स्टडीज के बारे में बात करी, सर मेनली जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं वो सेल्फ स्टडीज करना रात में प्रेफर करते हैं। रात के भी टाइम पे कई बार डाउट उनको क्रिएट होता है, डाउट आता है बहुत सारे एस्पिरेंट्स को। उस टाइम पे ना तो कोई कोचिंग है, ना तो कोई इंस्टीट्यूट है जो कि खुला रहता है रात के टाइम पे। उस टाइम में जब भी उनके डाउट आते हैं, डाउट क्लियरिंग
कैसे वो करे उस टाइम पे, बिकॉज रात का टाइम पे आप किसी टीचर को या किसी मेंटर को तो आप कॉल नहीं कर सकते। वैसे परिस्थिति में बच्चे कैसे खुद को प्रिपेयर करें डाउट क्लियरिंग के लिए? तो देखिए रुमा जी, ऐसा है कि रात में हम लोग जब दिल्ली में थे या इवन जहाँ भी तैयारी करते थे, तो रात में हम लोग जो है वो पढ़ते थे, इसलिए कि दिन भर जो है वो रोड पे वाहन की आवाजें आती थी, है ना, कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो होता क्या था कि रात का कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है। अलग लोग बोलते हैं सुबह पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती है। बच्चे लोग रात में, मैंने देखा है, पढ़ते हैं, काफी देर तक पढ़ते हैं। अब होता क्या है, हम लोग जब पढ़ते थे, कई बार कोई डाउट आ गया रात में, अब इस डाउट को क्लियर करने के लिए कभी कभी टीचर नहीं होता था, सीनियर से पूछते थे, सीनियर भी नहीं कर पा रहा है। वो दिमाग में एक बोझ बना रहता था कि जब तक कि हमें क्लियरिटी नहीं होगी। मैं आपको बताऊं कि अब तो इस समस्या का समाधान हो चुका है। मैं तो बहुत सारे ऐसे संस्थाओं को जानता हूं जिन्होंने 24/7 डाउट क्लियरिंग का अपना काम कर रहे हैं। रात में भी आप फोन करेंगे, कहेंगे भाई मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, जरा बता दीजिए, तो आपको आधे घंटे 1 घंटे के अंदर कर देंगे। और मैं चाहूंगा ऐसे लोग आने चाहिए। तो बहुत जरूरी है ये, और मैं तो धन्यवाद दूंगा ऐसी संस्थाओं को जो इस काम को कर रहे हैं, क्योंकि रात में प्रॉब्लम आती है। अब टीचर को तो फोन करिएगा नहीं, सो रहा होता है। तो मुझे लगता है कि अब तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो कंपटीशन और थोड़ा सा इजी हो गया है, जहां पर आप सिर्फ पढ़िए और आपको जो भी डाउट है उसका समाधान तुरंत होगा, और निश्चित रूप से होना चाहिए। और ये काम जो भी कर रहा है वो बहुत अच्छे ढंग से कर रहा है। ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा कि अब बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि 24/7 डाउट क्लियरिंग क्लासेस अब करा रही हैं। सर, अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे कि आपने बीपीएससी के सिलेबस के बारे में आपने बताया कौन कौन से मटेरियल्स पे उनको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्या आप हमें अब बता सकते हैं कि यूपीएससी के जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उन लोगों को कौन कौन से मटेरियल्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए, जैसे मैं अपनी तैयारी के दौरान या वैसे ही बहुत लोग संपर्क में रहते हैं, तो जैसे हिस्ट्री की बात अगर हम करें तो हिस्ट्री में एनसीईआरटी किताब बहुत अच्छी होती है, लेकिन अब यशपाल ग्रोवर की किताब ले सकते हैं मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। स्पेक्ट्रम की एक गाइड आती है, यूनिक की आती है, गाइडें तो सभी अच्छी होती हैं। जॉफ्री, मुझे याद है डीआर खुल्लर की किताब आती है, बहुत अच्छी किताब है। पॉलिटी में सब लोग जानते हैं लक्ष्मीकांत की किताब आती है, लेकिन मैंने लक्ष्मीकांत के साथ साथ एक जे.एन. पांडे की किताब आती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको भी मैंने पढ़ा था। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की किताबें आती हैं, सर्वे ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर आता है, सर्वे ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स आता है, सर्वे अंडर एनवायरनमेंट आता है, एक इंडिया करके बुक आती है नेशनल बुक ट्रस्ट की, दैट यू कैन बाई। इसके अलावा राम आहूजा की आती है किताबें। इसके अलावा आप देखें कोई अच्छी मैगजीन आप ले सकते हैं, मैं किसी मैगजीन का स्पेसिफिक नाम नहीं लूंगा, सबका अपना इंडिविजुअल होता है। प्रतियोगिता दर्पण है, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल है, कोई भी आप ले सकते हैं, सभी किताबें अच्छी होती है। कुल मिलाकर के किताबों ज्यादा महत्व इस बात का है कि आप चयन उनका कैसे करते हैं और किस ढंग से पढ़ते हैं। जैसे हम लोग करते क्या थे कि एनसीईआरटी को बेस बनाते थे, और एनसीईआरटी की जो किताब होती थी उसके लास्ट के 5-6 पन्ने में व्हाइट पेपर चिपका लेते थे, और मान लीजिए कोई हमें एक्स्ट्रा मटेरियल किसी और किताब से मिल रहा है तो हम लोग उसी पर उसको जो है पीछे लिख लेते थे, और लिख देते भाई इस टॉपिक पर ये मटेरियल एडिशनल है, सो दैट हमारा एक रेडी रेकनर एक किताब बन जाती थी। और जब भी हमें कंपटीशन में उसको रिवाइज करना होता था तो हमें उसकी सहायता ले लेते थे, क्योंकि बेटर है कि एक किताब को हम 4 बार पढ़ें, इससे अच्छी 4 किताब पढ़ें, तो 4 बार पढ़ने से ज्यादा क्लैरिटी उसकी रहेगी। जी सर, हमने प्रीलिम्स मेंस के लिए तो हमने बात कर ली। सर, अब आप इंटरव्यू के बारे में बताइए कि इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो कि इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। देखिए, एक तो हमें ये अंतर समझना पड़ेगा कि जैसे स्टेट सर्विसेज में इसको इंटरव्यू कहा जाता है, साक्षात्कार, और जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है जो बीपीएससी कराती है, इसमें इसका नाम पर्सनालिटी टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण इसको कहते हैं। दोनों में बेसिक अंतर होता है। जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो जो भी हम उत्तर देते हैं फैक्ट बेस्ड ज्यादा होता है, तो फैक्ट होता है ज्यादा। लेकिन जब हम पर्सनालिटी टेस्ट की बात करते हैं तो वहां पर हमें ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन, हालांकि ओपिनियन भी फैक्ट से सपोर्टेड होगा, बट कहीं ना कहीं ओपिनियन को अच्छे ढंग से एनालिसिस करके बाय डिफरेंट एस्पेक्ट से उसको, यानी कि जो किसी चीज को देखने के बहुत सारे आयाम हो सकते हैं, जी सर, विभिन्न प्रकार के आयामों के साथ देख करके उसका विश्लेषण किया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर के एक चीज दोनों में बहुत महत्वपूर्ण है, दैट इज मॉरल इंटीग्रिटी। आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा अपने चरित्र से भी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो भी आप उत्तर दें वो स्वतः उत्पन्न होना चाहिए,
बनावटी उत्तर नहीं होना चाहिए। जो भी आप उत्तर दें भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत दें। देयर शुड ऑलवेज बी फ्लेक्सिबिलिटी इन योर आंसर। ऐसा नहीं कि ऐसा ही होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। अब पूछा जाएगा भाई भारत में अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के क्या, अब आप बोले साहब सबको एम्प्लॉयमेंट दे दो, पॉसिबल नहीं है। तो आपको बताना पड़ेगा भाई स्किल डेवलपमेंट की भी चीजें हो सकती हैं, सेल्फ उनको एम्प्लॉयड बनाने के लिए काम हो सकता है। यानी कि हम किसी चीज को डिफरेंट आयाम से जब देख रहे हैं, when we see different things in a different dimension, तो वहां पे वो चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और कुल मिलाकर के एक ऑनेस्टी जब आपके व्यक्तित्व में आ जाती है, जब आप समाज के लिए हम्बल हो जाते हैं, आप चाहते हैं कि समाज के लिए हम काम करें, समाज के उस वर्ग के लिए काम करें जो मुख्य धारा में नहीं है अभी आया, तो निश्चित रूप से वो सब गुण आपके अंदर आ जाएंगे और जो भी उत्तर आप देंगे वो निश्चित रूप से इंटरव्यू जो बोर्ड है उसको पसंद आएगा। जी सर, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन चीज के चलते जो एस्पिरेंट्स है वो लैक कर जाते हैं क्वालिफाई करने में? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हमारा एटीट्यूड वैसा होना चाहिए। आप जानते हैं, अच्छा, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। यानी कि हम इसको, ये देखिए मैं शुरू में इस बात को बताया कि हम लोग कभी सोचते हैं कि अरे हम तो इंजीनियर बनना चाहते, तो होता है ना भाई हमारे मिडिल क्लास फैमिलियों में होता है कि फादर ने कहा डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा, किसी कारण से हम नहीं बन पाए। ये मन में नहीं लगाना चाहिए। ठीक है नहीं बन पाए, जब जागो तभी सवेरा। हमें अपना सेल्फ रिस्पेक्ट समझना पड़ेगा कि ठीक है उस समय नहीं बन पाए, अब हम बनेंगे। तो उत्साह के साथ जब आप करेंगे, आई हैव बीन मेंट फॉर दैट, मैं इसीलिए बना हूं, इस विचारधारा के साथ जब आप काम करेंगे तो निश्चित सफलता आएगी। और हीन भावना मन में नहीं होनी चाहिए। उत्साह के साथ मेरा मानना है कि ब्रेन का बहुत महत्व नहीं होता। ब्रेन थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन जब आप मेहनत करते हैं तो उस ब्रेन को, उस किस्मत को भी जो है मेहनत जो है वो पूरी तरह से कवर कर लेती है। और अंत में जो मेहनत होती है, जो हार्डवर्क होता है, वही काम आता है। तो मन में कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि बच्चों को अच्छा गाइडेंस नहीं मिलता, अच्छा मेंटर नहीं मिलता। वो पढ़ना चाहते हैं बस कोई बताने वाला नहीं होता, इसलिए भी नहीं कर पाते। तो मैंने इसीलिए कहा कि ये बात तो हमें समझना पड़ेगा कि कोई ना कोई को अपना गुरु रखना पड़ेगा अगर प्रॉब्लम है तो। और कुल मिलाकर के विश्वास के साथ, पूरी मेहनत के साथ जब आप तैयारी करते हैं तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। जी सर, बिल्कुल सही। सर मेरा आखिरी सवाल, अब आप एस्पिरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी देखिए, मैं तो दो बातें कहूंगा जो मैंने अपने पूरी बातों को कहा कि आपका सौभाग्य है, आप देश में जन्म लिए, भारतवर्ष में जन्म लिए, माता पिता आपके साथ हैं, इतना अच्छा माहौल है, तो आपको आवश्यकता जो है गुड लक की है। और बैड लक कुछ नहीं होता है। निश्चित रूप से आप मेहनत करिए, आपके माता पिता आपके साथ हैं। और दूसरी बात मैं यही कहूंगा कि समुद्र कितना भी गहरा हो जो है पैर लगाए रखिए, और तूफान कितना भी तेज हो हाथ उठाए रखिए। और कौन कहता है कि छन्नी में बर्फ नहीं जमती, बस ठंड आने तक हाथ लगाए रखिए। यह उदाहरण है मेहनत का, यह उदाहरण है कि कोई बात नहीं, आप देखिएगा मेहनत करते रहिएगा, ऋतुएं बदलेंगी, वैसे ही भाग्य भी बदलेगा। आइए हम सब लोग मिलकर तैयारी करें और अपने सौभाग्य को फिर से स्थापित करें। आप लोग हमारी बात को सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आज के इस पॉडकास्ट में आपने जितनी भी बातें बोली, जितने भी स्टूडेंट और एस्पिरेंट्स हमें सुन रहे होंगे, उनके लिए काफी ज्यादा इंस्पायरिंग रहा होगा। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनटू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच।